जी, नमस्कार। रू स्टडी एक्यू चैनल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर कंप्लीट कोर्स श्रृंखला जो कि चलाई जा चुकी है और हमारा एमसीक्यू श्रृंखला निरंतर जारी है। मेटाबॉलिक मार्ग, पाचन और अवशोषण यूनिट 1 का टॉपिक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और खनिज। अगर पिछले वीडियो आपने सीन नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर देखिए ताकि सारे एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि एफएसओ में इस बार माइनस मार्किंग है, इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अंत तक बने रहिएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर भी हो जाए और एमसीक्यू भी अच्छे से क्लियर हो। चयापचय या मेटाबॉलिक क्या है? ऑप्शन ए केवल ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है, कोशिकाओं में होने वाले जैव रासायनिक प्रक्रिया है, केवल भोज्य का पाचन है, केवल प्रोटीन का पाचन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया चयापचय अर्थात मेटाबॉलिक कहलाती है। मेटाबॉलिक के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उपयोग, अपचय यानी कि केटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, प्रोटीन संश्लेषण व वसा संश्लेषण, ग्लाइकोलिसिस व क्रेब्स चक्र। मेटाबॉलिक के दो मुख्य कौन से होते हैं? तो वो होता है केटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। ठीक है। अपचय यानी कि केटाबोलिज्म क्या होता है? तो केटाबोलिज्म क्या होता है? तो वो होता है जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना, केटाबोलिज्म कहलाता है। जबकि एनाबोलिज्म क्या होता है? तो एनाबोलिज्म होता है वसा का टूटना, वसा का टूटना। उपचय क्या होता है? अपचय क्या होता है? अपचय देखा, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना अपचय यानी कि केटाबोलिज्म कहलाता है। जबकि उपचय यानी एनाबोलिज्म कहलाता है वसा का टूटना, वसा का टूटना। ठीक है। चयापचय मार्ग क्या है? भोजन का पाचन, प्रतिक्रियाओं का एक रासायनिक परिवर्तन, केवल ऊर्जा उत्पादन या केवल प्रोटीन संश्लेषण। जिसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिक्रियाओं का एक रासायनिक परिवर्तन चयापचय मार्ग कहलाता है। चयापचय प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन है, वो होते हैं एंजाइम। ठीक है। ग्लाइकोलिसिस किस प्रकार का मार्ग है? ग्लाइकोलिसिस एक केटाबोलिक मार्ग होता है। क्रेब्स चक्र, सिट्रिक एसिड चक्र कहाँ होता है? तो क्रेब्स चक्र या सिट्रिक एसिड चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चयापचय का मुख्य उद्देश्य क्या है? चयापचय का मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा उत्पादन एवं जैव अणुओं का संश्लेषण। ठीक है। केवल ऊर्जा उत्पादन नहीं करता, केवल प्रोटीन संश्लेषण नहीं करता, यह ऊर्जा उत्पादन तो करता है और जैव अणुओं का संश्लेषण भी करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चयापचय मार्ग ऊर्जा उत्पादन से संबंधित नहीं है? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, फोटोसिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटीन सिंथेसिस या संश्लेषण नहीं है, संबंधित नहीं है। तो ग्लाइकोलिसिस से क्रेब्स चक्र है, फोटोसिंथेसिस भी, किंतु प्रोटीन संश्लेषण नहीं है। ग्लाइकोलिसिस का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज को पाइरुवेट में तोड़कर एटीपी व एनएडीएच उत्पन्न करना। ये ग्लाइकोलिसिस का प्राथमिक यानी कि प्राइमरी उद्देश्य होता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं बनता? एटीपी, एनएडीएच, थायरुवेट या एफएडीएच2। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एफएडीएच2 नहीं बनता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान एक ग्लूकोज अणु के टूटने से शुद्ध एटीपी की प्राप्ति होती है। तो 13 का आएगा ऑप्शन बी, दो एटीपी अणु बनते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म आप कमेंट कीजिए। एफएसओ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आई होप जरूर इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है। सबसे प्राचीन और सार्वभौमिक ग्लाइकोलाइटिक मार्ग कौन सा है? ईएमपी मार्ग, ईडी मार्ग, पेंटोस फास्फेट मार्ग और क्रेब्स चक्र मार्ग। इसका करेक्ट आंसर होगा पेप्टोस फास्फेट मार्ग। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद गया है, यह क्या है? ग्लूकोज, पाइरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम या फिर ऑक्सीलिर ऑक्सिलो एसिटेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाइरुवेट। ग्लाइकोलिसिस चक्र का अंतिम उत्पाद पाइरुवेट, दो पाइरुवेट अणु। ठीक है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? तो ग्लाइकोलिसिस होता है भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, नाभिक में या गोल्जी का उपकरण में। इसका करेक्ट आंसर होगा कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस चक्र होता है। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस के दौरान एनएडीएच कैसे बनता है? ऑक्सीजन के उपयोग से, ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन से या फास्फेट समूह के स्थानांतरण से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। ग्लाइकोलिसिस के ऊर्जा भुगतान चरण में कितने एटीपी अणु बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 एटीपी अणु। ग्लाइकोलिसिस के ऊर्जा भुगतान चरण में कितने एटीपी अणु बनते हैं? तो 4 एटीपी अणु। ग्लाइकोलिसिस के दौरान एब्स्ट्रेट फास्फोराइलेशन क्या है? फास्फोराइलेशन क्या है?
तो वो होता है ऑप्शन बी, एक फास्फेट समूह को एबीपी में स्थानांतरित करके एटीपी बनाना। ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने एनएडीएच अणु बनते हैं? तो वो बनते हैं 2 एनएडीएच अणु, 2। ठीक है। टीसीए चक्र का दूसरा नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस चक्र, क्रेब्स चक्र, प्रोन्टोस फास्फेट मार्ग होता है या फास्फोरिलेशन चक्र होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टीसीए चक्र या क्रेब्स चक्र। टीसीए चक्र के एक चक्र में CO2 अणु उत्पन्न होते हैं। कितने अणु उत्पन्न होते हैं? तो वो होते हैं 2, कार्बन डाइऑक्साइड। टीसीए चक्र में कौन सा यौगिक चक्र को शुरू करता है? टीसीए चक्र में कौन सा यौगिक या कंपाउंड ऐसा होता है जो चक्र को शुरू करता है? तो वो करता है ऑप्शन सी, ऑक्सोलो एसीटेट। टीसीए चक्र का उपयोग किसके संरक्षण के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रोटीन के, न्यूक्लियोटाइड के, फैटी एसिड के, उपरोक्त सभी। ग्लाइकोलिसिस और टीसीए चक्र के बीच में संक्रमण प्रतिक्रिया में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस और टीसीए चक्र के बीच में संक्रमण प्रतिक्रिया के रूप में क्या होता है? तो वो होता है पाइसलेट को एसिटाइल को एंजाइम में परिवर्तित किया जाता है। केंद्रीय चयापचय भागों का क्या महत्व है? तो वो महत्व होता है ऑप्शन डी, ये सभी जीवों में समान है, ये ऊर्जा उत्पादन और संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ये रोग जनकों के निदान और उपचार में मदद करते हैं। चयापचय के 3 मुख्य कार्य या प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो वो करेक्ट आंसर है ऊर्जा उत्पादन, निर्माण खंड बनाना, अपशिष्ट उन्मूलन। उपापचय प्रतिक्रियाओं का कौन सा युग्म सुगम है? सुगम बनाना है। उपापचय प्रतिक्रियाओं को कौन सुगम बनाना है? हार्मोन, एंजाइम, विटामिन या खनिज? इसका करेक्ट आंसर होगा एंजाइम। चयापचय यानी कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? तो एक रसायन को दूसरे रसायन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया मेटाबॉलिक पाथवे कहलाती है। बेसल चयापचय की दर क्या मापती है? शरीर का वजन, रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा ऊर्जा की स्वायत्त मात्रा, रक्तचाप या हृदय की गति? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा ऊर्जा की स्वायत्त मात्रा। किस बीमारी से चयापचय क्रिया बाधित होती है? मलेरिया, टाइफाइड 2, मधुमेह, हैजा या टीबी? इसका करेक्ट आंसर होगा 31 का बी, टाइप 2 मधुमेह यानी कि शुगर। साइट्रिक एसिड चक्र जिसमें पाया जाता है, केवल मनुष्यों में पाया जाता है, केवल जानवरों में, सभी ज्ञात जीवों में या केवल पौधों में? तो वो होता है भाई साहब 32 ऑप्शन सी, सभी ज्ञात जीवों में साइट्रिक एसिड चक्र। साइट्रिक एसिड चक्र किसमें पाया जाता है? सभी ज्ञात जीवों में पाया जाता है। कैंसर कोशिकाओं उपापचय कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं? यह धीमी होती, यह तेज होती, यह समान होती, यह बाधित होती? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह बाधित होती है। उपचय क्या है? यौगिकों का टूटना, यौगिकों का निर्माण, ऊर्जा मुक्त करना या अपशिष्ट उन्मूलन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 34 का ऑप्शन बी, यौगिकों का निर्माण। अपचय क्या हो? यौगिकों का निर्माण हो, यौगिकों का टूटना, ऊर्जा का संचयन या प्रोटीन का संश्लेषण? तो यौगिकों का टूटना। निम्नलिखित विटामिन में से किसकी आरडीए आवश्यकता प्रोटीन आवश्यकता पर आधारित है? पाइरिडॉक्सिन की, विटामिन B12 की, थायमीन की या फोलिक एसिड की? तो ऑप्शन ए, पाइरिडॉक्सिन। तेलंगाना एफएसओ द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। दालों के अंकुरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिक आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करती है, कैल्शियम जस्ता और आयरन को कम करती है, एंजाइम को सक्रिय करती है, विटामिन सामग्री को बढ़ाती है। ऑप्शन ए 1 2 4 सही है, ऑप्शन बी 1 2 3 4 सही है, ऑप्शन सी 1 2 4, ऑप्शन डी 1 2 3 सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 3 व 4 सही है। ठीक है, 1 3 4 गलत क्या है? वह सब कैल्शियम जस्ता आयरन को कम करती है, ये गलत है। ठीक है। आयरन की आवश्यकता सबसे अधिक किसके लिए होती है? तो आयरन की आवश्यकता सबसे अधिक गर्भवती महिला के लिए। आयरन अवशोषण में हस्तक्षेप करने वाला पदार्थ कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा टेनिन्स। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? बी विटामिन कॉम्प्लेन का सबसे या विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है ऑप्शन सी, अनाज का चोकर। अंडे में कौन सा विटामिन उपलब्ध नहीं होता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? इसका करेक्ट आंसर होगा 41 का विटामिन सी। अंडे में विटामिन उपलब्ध नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता, खट्टा नहीं होता विटामिन। ट्रायोज का उदाहरण क्या है? ट्रायोज, ट्रायोज का एग्जाम्पल पूछा गया है तो ट्रायोज का एग्जाम्पल होता है ग्लिसरॉइड,
निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो एसिड है? हिस्टिडाइन है, ग्लूटामीन एसिड है, प्रोलाइन है, टायरोसिन है। तो टायरोसिन। निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है? तो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है विटामिन B6। मनुष्यों में बेसल मेटाबॉलिक दर दैनिक कैलोरी वे के लगभग कितने प्रतिशत जिम्मेदार है? 60 से 75, 40 से 55, 25 से 40 से 80 से 90%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 60 से 75%। प्रोटीन का जैविक मूल्य किससे प्रभावित होता है? तो वो प्रभावित होता है अमीनो एसिड संरचना से, विटामिन खनिज सामग्री से, तैयारी, खाने बनाने उपयोग, तो सभी से। अब हम बात करते हैं लाइसिस व ट्रिप्टोफेन क्या है। लाइसिस व ट्रिप्टोफेन प्रोटीन है, गैर अनावश्यक अमीनो एसिड है। आवश्यक अमीनो एसिड या कोई नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आवश्यक अमीनो एसिड, लाइसिन व ट्रिप्टोफेन। ऊर्जा चयापचय के लिए क्या ऊर्जा चयापचय के लिए गया चाहिए क्या चाहिए? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन बी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पास्चुराइजेशन की पर्याप्तता जांचने का आधार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फास्फेटेज। जैविक प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण मोनोसेकेराइड है। सबसे महत्वपूर्ण मोनोसेकेराइड क्या होता है? तो वो होता है लैक्टोडा। सुक्रोज से 600 गुना अधिक मीठा है। क्या है? मीठा है। सुक्रालोज है, आस्पेर्टम है, सेकेरीन है, स्टेविया है। इसका करेक्ट आंसर होगा सुक्रालोज। एंजाइमों के संबंध में सही कथन नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये अत्यधिक पीएच प्रभावित नहीं होते। खाद्य उत्पादों में प्रोटीन के अनुमान के लिए संदर्भ विधि कौन सी होती है? तो वो होती है माइको किल्डाहल। ठीक है। उसके बाद आता है अनाज प्रोटीन में सबसे कमी वाला आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, तो वो होता है लाइसिन। नियासिन की कमी से क्या होता है? तो नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा। 1 ग्राम प्रोटीन के उपयोग से कितनी कैलोरी मुक्त होती है? तो वो होती है 4.0 कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो वो है विटामिन बी यानी स्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मांस को कोमल बनाने में उपयोग किया जाता है? तो वो होता है पपेन। निम्नलिखित में से कौन सा बहु असंतृप्त वशी अम्ल है? तो वो होता है लॉरिक अम्ल। कौन सा एंजाइम सह एंजाइम होते हैं? तो वो होते हैं विटामिन सह एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो वो होती है मुंह में। मुंह में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? तो वो तोड़ता है एमाइलेज। एमाइलेज लार किसे तोड़ता है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा किसे तोड़ता है? तो वो तोड़ता है स्टार्च को। ऑप्शन बी। पेट में कार्बोहाइड्रेट पाचन क्यों नहीं होता? पेट में एंजाइम नहीं होते, पेट में केवल वसा का पाचन होता है, पेट में कम एमाइलेज निष्क्रिय कर देता है, पेट को केवल प्रोटीन का पाचन होता है। 64 का ऑप्शन सी पेट का कम पीएच एमाइलेज को निष्क्रिय कर देता है। छोटी आंत में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? तो वो तोड़ता है अमाशयी एमाइलेज। माल्टोज का कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो वो तोड़ता है ऑप्शन सी माल्टेज एंजाइम। लेक्टोज को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? लेक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम होता है लैक्टेज एंजाइम। लेक्टोज के पाचन में कौन सा मोनोसेकेराइड बनता है? तो वो बनता है ग्लूकोज और ग्लेक्टोज। सुक्रोज के पाचन में कौन सा मोनोसेकेराइड बनता है? तो सुक्रोज के पाचन में बनता है फ्रक्टोज और ग्लेक्टोज। फाइबर का पाचन कहाँ पर होता है? मुंह में, पेट में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो फाइबर का पाचन होता है बड़ी आंत में। फाइबर का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। फाइबर के किण्वन से क्या उत्पन्न होता है? तो फाइबर के किण्वन से उत्पन्न होने वाली चीज है फैटी एसिड। लैक्टोज असहिष्णुता का कारण क्या है? लैक्टेज एंजाइम की कमी, एमाइलेज एंजाइम की कमी, एमाइलेज एंजाइम की अधिकता या माल्टेज एंजाइम की कमी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैक्टेज एंजाइम की कमी लैक्टोज असहिष्णुता का कारण है। कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद होता है मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज का अवशोषण कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। फ्रक्टोज का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। ग्लूकोज का अवशोषण भी, फ्रक्टोज का अवशोषण भी, ठीक है, छोटी आंत में होता है। अब हम बात करते हैं ग्लेक्टोज का अवशोषण कहाँ होता है? तो वो भी छोटी आंत में। ग्लूकोज हो, ग्लेक्टोज हो या फिर फ्रक्टोज हो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज सबका अवशोषण छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट पाचन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट पाचन का प्राथमिक लक्ष्य है मोनोसेकेराइड बनाना। किस अंग में फ्रक्टोज और ग्लेक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं? तो वो होते हैं यकृत यानी कि लीवर।
लिपिड एंजाइम की शुरुआत कहाँ पे होती है? तो लिपिड एंजाइम की शुरुआत होती है मुंह में। मुंह में कौन सा एंजाइम लिपिड का पाचन शुरू करता है? तो वो शुरू करता है ऑप्शन बी, लिंगुअल लाइपेज। पेट में कौन सा एंजाइम ट्राइसिल ग्लिसरॉल को तोड़ता है? तो वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गैस्ट्रिक लाइपेज। छोटी आंत में लिपिड के पाचन के लिए कौन सा पदार्थ पाइसी कारक के रूप में कार्य करता है? माइलेज, पित्त, लाइपेज या पेप्सिन? तो 83 का होगा ऑप्शन बी, पित्त। पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो पित्त उत्पन्न होता है यकृत यानी कि लीवर में। अग्नाशयी लाइपेज किसे तोड़ता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या फाइबर? तो वो तोड़ता है लिपिड। लिपिड पाचन के बाद कौन से उत्पाद बनते हैं? तो लिपिड पाचन के बाद बनने वाले उत्पाद होते हैं फैटी एसिड व मोनोग्लिसराइड। ठीक है। मसेल क्या होता है? तो मसेल होता है पानी में घुलनशील लिपिड संरचनाएं। काइलोमाइक्रोन क्या होते हैं? तो काइलोमाइक्रोन होते हैं लिपोप्रोटीन संरचनाएं। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ कोलेस्ट्रॉल अवशोषण को कैसे प्रभावित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कम करते हैं। स्टीटोरिया क्या होता है? तो स्टीटोरिया होता है लिपिड का कम अवशोषण। काइलोमाइक्रोन कहाँ बनते हैं? तो काइलोमाइक्रोन बनते हैं भाई साहब लिपिड को आत कोशिकाओं में। ठीक है। काइलोमाइक्रोन कहाँ बनते हैं? आत कोशिकाओं में बनते हैं। लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है? तो वो करता है लिपिड को तोड़ने का काम, ऑप्शन सी। शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है? तो शरीर में वसा का भंडारण वसा अम्ल में होता है। प्रोटीन पाचन की शुरुआत कहाँ पर होती है? तो वो पेट में होती है प्रोटीन पाचन की शुरुआत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट में प्रोटीन पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पाचन के लिए पेट में जिम्मेदार एंजाइम माना जाता है। पेट में प्रोटीन पाचन के लिए यानी कि प्रोटीन पाचन के लिए कौन सा अम्ल महत्वपूर्ण होता है? तो वो होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भगवान ने भी कितनी गजब संरचनाएं बनाई हैं। अगर उसने एसिटिक एसिड दिया जो हाथ पर अगर डल जाए, ठीक है, जो कि परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक होता है, अगर हाथ पे डल जाए तो हाथ गल जाए, लेकिन पेट में अंदर है फिर भी कुछ भी नहीं होता। ठीक है। छोटी आंत में प्रोटीन पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? 97 ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन। प्रोटीन पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो प्रोटीन पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं अमीनो एसिड। छोटी आंत में अमीनो एसिड का अवशोषण कैसे होता है? तो वो होता है सक्रिय परिवहन। काइम क्या होता है? काइम होता है और काइल होता है। ठीक है। काइम होता है पेट में पचा हुआ भोजन, काइम कहलाता है। प्रोटीन पाचन के दौरान पेप्टाइड बंध को कौन तोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेप्सिन। प्रोटीन पाचन के बाद अमीनो एसिड कहाँ बनते हैं? तो वो बनते हैं यकृत यानी कि लीवर में। प्रोटीन पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो वो होती है पेट में। ठीक है। अब देखते हैं प्रोटीन पाचन के दौरान विकृतीकरण कहाँ होता है? तो प्रोटीन पाचन के दौरान विकृतीकरण होता है। विटामिन ई किस प्रकार की विटामिन है? पानी में, वसा में, खनिज में या प्रोटीन में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वसा में घुलनशील। ठीक है। हमने बताया कीड़ा, कीड़ा कहाँ पर घुलता है? तो वसा में, वसा में। जबकि विटामिन बी व सी कहाँ पर बनते हैं? तो जल में, वाटर में। ठीक है। विटामिन ई का सबसे सक्रिय रूप कौन सा है? विटामिन ई का सबसे सक्रिय रूप होता है अल्फा टोकोफिरोल। विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो 107 ऑप्शन बी, वनस्पति तेल व बीज। विटामिन ई के अवशोषण के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक होता है? तो वो होता है वसा। वसा विटामिन ई के अवशोषण के में कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज या टिप्सिन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइपेज एंजाइम। विटामिन ई का अवशोषण का मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो विटामिन ई का अवशोषण मुख्य रूप से होता है छोटी आंत में। विटामिन ई का अवशोषण में कौन सा ट्रांसपोर्टर शामिल होता है? तो वो शामिल होता है SRB1। विटामिन ई अवशोषण या BIV बोल सकते हैं। विटामिन ई अवशोषण किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वसा के द्वारा। विटामिन ई का अवशोषण किसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है? तो वो कर सकता है विटामिन ए के द्वारा। विटामिन ई का अवशोषण किसके द्वारा कम किया जाता है? कम किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फाइटोस्टेरॉल। फाइटोस्टेरॉल। कैल्शियम अवशोषण किस विटामिन के स्तर से प्रभावित होता है? तो विटामिन डी। ठीक है। आयरन का पोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? पेट में, ग्रहणी व समीपस्थ जेजुनम में, बड़ी आंत में या मुंह में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रहणी व समीपस्थ जेजुनम में। आयरन में कौन से रूप आंत में अवशोषित होते हैं? तो आयरन के
जो हींग आयरन और मुक्त आयनित आयरन, जो कि कहाँ पर हर आंत में अवशोषित होते हैं। कैल्शियम का अवशोषण किस प्रोटीन द्वारा नियुक्त होता है? तो कैल्शियम का जो अवशोषण होता है, कैल्शियम का अवशोषण वो होता है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा। मुक्त आयरन को आंत की कोशिकाओं में किस प्रोटीन द्वारा बांधा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेरेटीन। कैल्शियम का अवशोषण किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? फाइबर, विटामिन डी, विटामिन सी या प्रोटीन के द्वारा? तो बढ़ाया जाता है विटामिन डी के द्वारा कैल्शियम का अवशोषण। आयरन का अवशोषण किसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है? तो वो कर सकता है जिंक के साथ। मैग्नीशियम का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो मैग्नीशियम का अवशोषण मुख्य रूप से इलियम में होता है। कैल्शियम का अवशोषण किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है फाइटेट। आयरन का अवशोषण किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो आयरन का अवशोषण बढ़ाया जा सकता है विटामिन सी। कैल्शियम का अवशोषण किसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है? तो कैल्शियम का अवशोषण कर सकता है मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम का अवशोषण किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो मैग्नीशियम का अवशोषण बढ़ाया जा सकता है फाइटेट और ऑम्सोलेट, फाइटेट और ऑम्सलेट दोनों के साथ। आयरन का अवशोषण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आयरन का अवशोषण किया जा सकता है टेनिन व कैल्शियम। मैग्नीशियम का अवशोषण किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो इसका प्रभावित होता है फाइटेट और ऑम्सलेट द्वारा। आहार फाइबर किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? आहार फाइबर उदाहरण होता है अपचनीय का। घुलनशील फाइबर का किण्वन कहाँ होता है? तो वो होता है बड़ी आंत में। प्रीबायोटिक फाइबर क्या करता है? तो प्रीबायोटिक फाइबर स्वस्थ बैक्टीरिया को खिलाता है। किण्वन के दौरान कौन से उत्पाद बनते हैं? तो वो बनते हैं गैसें व शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ठीक है। अघुलनशील फाइबर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अघुलनशील फाइबर का मुख्य कार्य मल को भारी बनाना। प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं? तो प्रोबायोटिक्स करते हैं रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को बढ़ाते हैं। घुलनशील फाइबर जिसमें पाया जाता है प्याज, लहसुन व केले। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस रूप में होता है? तो वो होता है भाई साहब 137, ऑप्शन बी, मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से मोनोसेकेराइड के रूप में होता है। स्टार्च या स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? स्टार्च कोई चीज नहीं होती, स्टार्च होता है। स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो वो होता है ऑप्शन ए, लैक्टेज। लैक्टोज को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुक्रोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का अवशोषण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो वो होता है Na+ निर्भर सह परिवहन। वसा का पाचन किस प्रक्रिया से शुरू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाइसीकरण। वसा का पाचन पाइसीकरण की प्रोसेस के द्वारा शुरू होता है। वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम शामिल है? तो वो शामिल है लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। चलिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो मेहनत आपके लिए की गई है ये बेकार न जाए। अगला वीडियो आएगा हमारा टॉपिक, नए टॉपिक के साथ, भोजन के गुण, भौतिक अम्ल, क्षार, बफर, रसायन और कोलाइट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।